हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज। आज आपको थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में मैकियावेली को पढ़ाऊंगी। मैकियावेली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यह इटली का एक प्रसिद्ध विचारक रहा है, और अगर हम इनके संदर्भ में जानना चाहेंगे आज, तो वो है कि मैकियावेली को अपने युग के शिशु के रूप में कैसे देखा जाता है, या हम उनको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि के रूप में कैसे मानते हैं। साधारणतया हम जानते हैं कि कोई भी दार्शनिक या विद्वान हो, उस पर अपने युग की जो भी चीज़ें हैं उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि जो भी समकालीन परिस्थितियाँ हैं, घटनाएं हैं और प्रचलित जो विचारधाराएं हैं, उनका प्रभाव और उनका देश और काल के रूप में जो रंग है वो विचारक के ऊपर चढ़ता है। यहाँ पर हम मैकियावेली के बारे में देखना चाहेंगे कि राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित हुई हमें दिखाई पड़ती है। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक या विचारक रहा है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक और सामाजिक दोषों को आंका व जांचा तथा अपनी रचनाओं में उनके समाधान को भी प्रस्तुत किया है। मैकियावेली पर अपने युग का रंग कुछ विशेष गहरा चढ़ा हुआ है, और इसलिए उसे यह श्रेय दिया जाता है कि वह अपने युग का शिशु है। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का था, और इस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ, उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। उसे छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा राजनीतिक विचारक हुआ हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन का कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वह विभिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार भी भिन्न होते, और यह भी सत्य है कि यदि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त न होता जो उसे आज प्राप्त है। मैकियावेली का केवल अपनी समकालीन परिस्थितियों से विशेषतः प्रभावित हुआ हो ऐसा नहीं है, बल्कि उसने परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और उसके समाधान को भी सुझाया। उसके प्रत्येक विचार अथवा सिद्धांत में हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की झलक दिखाई पड़ती है। अगर हम मैकियावेली की रचनाओं की बात करें तो हम मैकियावेली की रचनाओं में प्रमुखतः द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, एक्ट ऑफ वॉर तथा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस को ले सकते हैं। ये जितनी भी रचनाएं हैं वो सब समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण हैं। इसी कारण प्रोफेसर डनिंग का ये कथन अक्षरशः लागू होता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। इसी तरीके से सेबाइन ने भी लिखा है कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था उतना अधिक और कोई नहीं जानता था। जोन्स का मत भी है कि मैकियावेली फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का शिशु था। अब हम जानना चाहेंगे कि वे तत्व जिन्होंने मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला, उसके राजनीतिक दर्शन का मार्गदर्शन किया और जिनके प्रभाव से अपने युग का शिशु कहलाया, वो कौन से हैं। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला है पुनर्जागरण आंदोलन, दूसरा
शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। तीसरे तत्व के रूप में हम ले सकते हैं इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। चौथे पॉइंट्स में हम लेंगे इटालियन समाज की दुर्दशा। पांचवा है धर्म और नैतिकता के बारे में विचार। और छठा अंतिम पॉइंट तत्व के रूप में हम देख सकते हैं वो है मानव स्वभाव संबंधी धारणा मैकियावेली की क्या रही। सबसे पहला बिंदु हम लेना चाहेंगे पुनर्जागरण आंदोलन, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा दी गई प्रेरणा के फलस्वरूप साहित्य, कला, दर्शन, राजनीतिक एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था एवं यूनान तथा रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। इवन राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी तथा राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबिलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता से लोगों का विश्वास उठ गया था और उसका स्थान बुद्धि विवेक तथा तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। जनता का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टि से उदार और वैज्ञानिक होता जा रहा था। परलोक चिंतन के स्थान पर इहलोक चिंतन प्रमुख होता जा रहा था। पुनर्जागरण आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि वह मध्य युग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति के उद्देश्य से प्रेरित था और फ्लोरेंस वासी होने के कारण मैकियावेली पर भी इनका गलत प्रभाव पड़ा तथा उसे राजनीति के क्षेत्र के साथ साथ सभी क्षेत्रों में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। दूसरा तत्व में लिख सकते हैं कि उस समय शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी और यहाँ पर जब मैकियावेली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था। शक्तिशाली शासकों ने सामंतों व उनकी प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी राज्यों में सामंतों के हाथ से शक्तियाँ छीनकर राजाओं के हाथों में केंद्रित हो गई थी। यह युग राज्य और चर्च दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुश सत्ता का युग था। मैकियावेली की आकांक्षा थी कि इटली में भी ऐसा राजा या प्रिंस का उदय हो जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध सके। इस प्रकार राजतंत्रों की पुनर्स्थापना की घटनाओं का भी मैकियावेली पर प्रभाव पड़ा। उसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेज में इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्ति प्रदान की। तीसरे तत्व के रूप में हम ले सकते हैं इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। तत्कालीन समय में पश्चिमी राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। यहाँ निवासियों में एकता की भावना पैदा हो चुकी थी। वहीं इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था, जैसे पहला नेपल्स राज्य, दूसरा मिलान का राज्य, तीसरा था रोमन चर्च का क्षेत्र, चौथा वेनिस गणराज्य और पांचवा फ्लोरेंस का गणराज्य। ये राज्य परस्पर संघर्षरत थे। इनके बीच में कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई सद्भाव नहीं था। आपस में प्रतिस्पर्धा इनके बीच में थी और मैकियावेली को ये सब चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था और इस संबंध में उससे फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव था। मैकियावेली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृहयुद्ध और विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण की इच्छा से ओतप्रोत रहे हैं। चौथा बिंदु हम लें कि तत्कालीन समय में इटालियन समाज की दुर्दशा हो रही थी, वो भी एक सोचनीय प्रश्न था। तत्कालीन इटली वासियों में नीति परायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का भाव दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर मैकियावेली चाहता था कि इस तरह की जो दुर्दशा तत्कालीन समय में इटली की थी वो नहीं होनी चाहिए और उसके लिए भी वो प्रयासरत था। धर्म और नैतिकता के लिए मैकियावेली कहता है कि 14वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था। पोप के विलासमय जीवन और उसके कार्यशैली जो है समाप्त हो चुकी थी। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर
अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगी हुई थी। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली कहता है कि मानव जो है वो विशेषतः इटली में जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मानव स्वभाव बुरी तरह से अपने आप में विचित्र स्थिति ले हुए था और विशेषतः इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा गया था। इवन शासक और पोप के संघर्ष, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बुरी छाप छोड़ी थी और उसने विचार व्यक्त किया कि ना तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और वह नैतिक प्राणी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावेली का चिंतन उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों के बहुत गहरे रूप से प्रभावित था और इसलिए डनिंग द्वारा उसे युग का शिशु की संज्ञा दी गई है। फिर भी कतिपय आलोचकों का कहना है कि मैकियावेली ने समकालीन परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार कुछ सिद्धांत पहले से ही निश्चित कर लिए और फिर उनको पुष्ट करने के लिए इतिहास से खोज कर उदाहरण दिए। वस्तुतः मैकियावेली ने अपने अनुभवों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को ऐतिहासिक उदाहरणों से पुष्ट किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु भी रहा और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। थैंक यू।